थे, जो एक जगह पर लाकर कूलॉम के नियम का वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ को एक जगह पर लाकर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो कहां पर छोड़े थे? तो छोड़े थे कि R12 इसका टू माइनस R21 पर लाकर यहीं पर नहीं, R12 बराबर माइनस R21 पर लाकर कूलॉम के नियम को छोड़ दिए थे और बोले थे क्लास इन हो गया था, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आज इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, समझ गए कि R12 को माइनस R21 पर लाकर छोड़ दिए थे। लगभग सब लोग की कॉपी में होगा लिखा है। अब देखिए, अब हम लोग यूनिट वेक्टर का चर्चा किए थे, यूनिट वेक्टर। अब इसको यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना है, R12 और R21 है ना, तो यूनिट वेक्टर के रूप में हम लोग को लिखना है। तो यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखें? क्योंकि जहां डायरेक्शन का चर्चा होता है, जहां डायरेक्शन का चर्चा होता है वहां यूनिट वेक्टर का चर्चा होता ही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो जहां डायरेक्शन का चर्चा होगा वहां यूनिट वेक्टर का चर्चा होगा नहीं, तो यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए, तो यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि यूनिट वेक्टर जो है वह गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो है, यही ना, n कैट इक्वल टू वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बताए थे। यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो, उसी रूप में लिखेंगे। तो देखिए, अब R12 को यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? R12 वेक्टर डिवाइड R12 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे ना जी? ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R12, चाहे बिना, ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब R21 को कैसे लिखेंगे? R21 और R21 ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं ना। तो इसको यूनिट वेक्टर के रूप में लिखे। इसको आप लोग को नहीं समझ में आए तो यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखें। ये लिखने का तरीका ये था, इसलिए ऐसे लिखे, क्योंकि यूनिट वेक्टर को ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसलिए इस रूप में इसको लिख दिए ना। अब देखिए, अब जो 2 पॉइंट चार्ज लिए थे तो सिर्फ लीडिंग लिए थे। R12 और R21 में फर्क कितना है? वेक्टर R12 और वेक्टर R21 में कितना फर्क था? फर्क सिर्फ लीडिंग का था। अगर वेक्टर लीड करता है 1 से 2 की ओर, अगर वेक्टर लीडिंग करता है 1 से 2 की ओर तो उसके लिए R21 लिए थे, और अगर वेक्टर लीडिंग करता है 2 से 1 की ओर तो इसको R12 लिए। फर्क इतना ही है, लेकिन दोनों तो बराबर है। Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन तो बराबर है ना जी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर नोटेशन में हम अलग अलग इसलिए लिए कि वेक्टर अगर 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है तो उसके लिए R21 ले लिए वेक्टर, और वेक्टर अगर 2 से 1 की ओर लीड कर रहा है तो इसके लिए R12 ले लिए। बात समझे कि नहीं? लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेपरेशन सेम है। Q1 और Q2 के बीच का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, वो तो सेम है ना। तो कहने का मतलब है कि ये R12 बराबर है R21, मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों तो बराबर है ना जी, दोनों क्या है? इक्वल है, चाहे R12 इक्वल है R21। ये मैग्नीट्यूड के रूप में तो सेम है, सिर्फ वेक्टर लीड कर रहा था तो एक को 1 2 लिए, एक को 2 1 लिए, सिर्फ वेक्टर लीडिंग के अनुसार। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन बदल रहा है? नहीं बदल रहा। जो हम मान लिए कि Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, तो सेपरेशन का मैग्नीट्यूड तो वही ना रहेगा, वो बदलेगा नहीं बदलेगा। और ये R12 R21 सिर्फ लीडिंग लिए कि 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो R21, और 2 से 1 की ओर आ रहे हैं तो क्या हो गया? R12। बात समझे? लीडिंग के अनुसार इसको बदल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ये R12 और R21 मानने का कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर वेक्टर लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर तो R21 में ले लिए, और 2 से 1 की ओर तो R1, जैसे लीडिंग के लिए। लेकिन दोनों बीच का सेपरेशन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, जो फिगर में हम दर्शाए हुए, फिगर में हम रिप्रेजेंट किए हुए कल जो पढ़ाए। ठीक है, अब देखिए फिर नाउ
अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है तो r12 भी हो जाएगा -r2, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अगर r12 लेते हैं, अगर फैक्टर लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर, और जब हम 2 से 1 की ओर आएंगे तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो r12 -r21 ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टर लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर, तो एक पॉजिटिव लेंगे तो 2 से 1 की ओर एक निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ r12 -r21, यहाँ ये कंडीशन यूनिट वेक्टर के अंतर्गत एलाइज हो। समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्यों माने समझ गए कि 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है तो r21 लिए, 2 से 1 की ओर लीड कर रहा है तो r12 लिए। ठीक है, वेक्टर नोटेशन के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन सेम है, q1 और q2 के बीच का वैल्यू नहीं बदलता। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ वेक्टर नोटेशन, अब कूलॉम्स लॉ की चर्चा है तो कूलॉम का नियम लगाएंगे। कूलॉम्स लॉ को तो लगाना है ना जी, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का ही तो वेक्टर नोटेशन देखना है। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, अब कूलॉम्स लॉ क्या करता है? तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, अब कूलॉम्स लॉ हम लोग लगा रहे हैं फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए लगा रहे हैं बुआ? फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस इट मींस एयर और वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं, फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम। अब कूलॉम्स लॉ फ्री स्पेस के लिए जो कूलॉम्स लॉ होता है वो क्या होता है? टेलर का फ्री स्पेस के लिए कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन होगा सर n के पावर 1 2। अरे फ्री स्पेस के लिए कूलॉम्स लॉ का, कूलॉम फोर्स का एक्सप्रेशन बोलो। कूलॉम फोर्स फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए 1/4 फ्री स्पेस इज एयर और वैक्यूम के लिए बोल सकते हो, उसी को फ्री स्पेस में भी 1/4 पाई e नॉट। ऐसे मत देखिए, ये के सबसे बड़ी बात है हमको पढ़ाना, आप लोग में डेवलपमेंट। एक मिनट, हमको पढ़ाना और आप लोग में डेवलपमेंट होना है, दोनों एक दूसरे जब तक नहीं चलेगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग समझते नहीं रहेंगे, उससे क्या बोले 1/4 e सॉरी बाय e नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट, बाय सॉरी एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। हां सही है। तो 1 बाई एक सेंटेंस को बोलने में कितना वक्त लगा? अगर इसको सीखते घर पर 5 बार बोलता तो बोलने में नहीं ना समय लगता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स लगता है इसका। f इक्वल टू f21 ले रहे हैं, f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r21 स्क्वायर r2। बोलिए, ये जो लिखे इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को है वेक्टर रोटेशन में? क्योंकि ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, हो गया ना। ये जो फोर्स लग रहा है F21 जो फोर्स में लिखे हुए हैं, फोर्स F21 क्या हुआ? फोर्स F21 लिखा हुआ है कि फोर्स एक्टेड ऑन, लिखा हुआ है क्या लिखा है? फोर्स एक्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यही ना था? फोर्स एक्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर, R21 कैप। समझ गए? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज कर दिए। और ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो फोर्स को वेक्टर नोटेशन में लिख दिए ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये तो कूलॉम्स लॉ के आधार पर लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि कूलॉम्स लॉ लोग पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, लेकिन वो मैग्नीट्यूड था। अब डायरेक्शन देना है तो यूनिट वेक्टर को देना ना पड़ेगा जी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर पहले बताया है कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यूनिट वेक्टर देखिए तो डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो कूलॉम्स लॉ के रूप में इसको लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से लिखे, ये कूलॉम्स लॉ के रूप में ही लिखे। बात समझ गए? हम सिर्फ लिखे हैं कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2 की ओर। हम जब 1 से 2 की ओर वेक्टर लीडिंग के लिए कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिए ना। वेक्टर यहाँ लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, तो फोर्स एक्टेड ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज। लेकिन अब दो कंडीशन एराइज हो सकता है। आप यहाँ अब पूछ सकते हैं कि सर आप Q1 Q2 लिखे हैं, इसमें तो ये नहीं बता रहे हैं कि कौन प्लस है और कौन माइनस है, दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है, कि एक प्लस है कि एक माइनस है, ऐसा तो हम कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ हम लिख दिए Q1। तो ऐसे हम कैसे पता चले
पता करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। अगर मान लिया जाए आप कहिएगा कि नहीं सर हम प्लस प्लस ले रहे हैं, तब F21 का डायरेक्शन क्या होगा? ये बोलेंगे कि नहीं सर हम Q1 Q2 दोनों को माइनस माइनस लेंगे, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये बोलेंगे कि नहीं सर हम Q1 को प्लस लेंगे Q2 को माइनस लेंगे, तो सर आप डायरेक्शन बताइए। अब ये पूछेंगे कि नहीं सर हम Q1 को माइनस लेंगे Q2 को प्लस लेंगे, तो सर आपका डायरेक्शन बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन एराइज हो गया, यहाँ 4 क्वेश्चन एराइज हो गया कि Q1 Q2 दोनों अगर माइनस है तो F21 की डायरेक्शन क्या होगी? बात समझे कि नहीं? अगर Q1 Q2 दोनों प्लस है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर Q1 प्लस है Q2 माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगा? अगर Q1 माइनस है Q2 प्लस है तो डायरेक्शन क्या होगा? तो इस सबको हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर नोटेशन कर रहे हैं। तो इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ, इससे सिर्फ एक्सप्रेशन आया। क्या आया? एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्लियर करेंगे दो कंडीशन में इसको क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन समझ गए? तो पहले तो इतना नोट कर लिया हो गया सर, आगे लिखो ही ना जल्दी क्लास चलो सर वीडियो पॉज कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि क्लास खत्म कर दे, उससे फायदा नहीं। समझ गए? आप नोट कर लीजिए। हां तो जल्दी नोट कीजिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ तक देखिए, अब वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में देखिए। अब हम लोग को दो केसेस एराइज होता है, चालू रखिए। तो केस 1 क्या है? अब देखिए केस 1 ध्यान से देखिए, केस 1 चालू कर दिए। केस 1 ध्यान से देखिए, केस 1 में हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ अगर मानते हैं कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 अगर 0 से बड़ा है, तो मेरा कहने का मतलब समझे आप लोग? अगर Q1 Q2 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग है कि Q1 Q2 दोनों माइनस माइनस होगा, चाहे Q1 Q2 दोनों, सुनिए ध्यान से, Q1 Q2 दोनों माइनस माइनस होगा, चाहे Q1 Q2 दोनों प्लस प्लस होगा। अरे माइनस को माइनस से गुना करोगे तो फिर प्लस ही आएगा ना होगा। अरे Q1 माइनस Q2 माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा। इस कहने का मतलब कि Q1 Q2 दोनों माइनस भी हो सकता है और Q1 Q2 दोनों प्लस भी हो सकता है। इस कंडीशन को देख रहे हैं। अगर Q1 माइनस Q2 माइनस, Q1 प्लस Q2 प्लस, दोनों प्लस है चाहे दोनों माइनस है, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा जब Q1 Q2 ग्रेटर देन होगा 0। बात समझ गए? ग्रेटर देन। अब इस कंडीशन में F21 का डायरेक्शन क्या होगा ये देख रहा है। इस कंडीशन में क्या डायरेक्शन होगा? तो डायरेक्शन अब देखिए, ये था Q1, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये था Q2, यहाँ पर अब देखिए, अब जब दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस में होगा तो लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएगा ना जी, दूर जाएगा। F12 का डायरेक्शन इधर होगा और F21 का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। लेकिन R21 की जो डायरेक्शन है वो तो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम R21 माने हैं कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, उसका डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा। उसका हम लोग मान लिए हैं R21 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हम लोग मान लिए हैं कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉम R21, मतलब 1 से 2 की, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2 की ओर। इसका डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, क्योंकि 1 से ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है। इसका डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। तब यहाँ F21 की डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ F21 की डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स, यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स F21 जो लिए हैं, फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो F21 की डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ F21 in the direction of R। देख रहे हैं इसी के डायरेक्शन में ना है। कोई भी किट या बुक वाले हो जाके ले लो। तो देखिए यहाँ पर कि F21 की डायरेक्शन जो होगा, F21 की डायरेक्शन किधर होगा? देख लिए किधर होगा? R21 के डायरेक्शन में है कि नहीं है? अरे दोनों का डायरेक्शन इधर ना है। तो F21 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन, अरे F21 की डायरेक्शन R21
इधर और F21 की भी डायरेक्शन इधर। तो यहाँ Q2 ना है। डायरेक्शन ऑफ F21 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ R21 डायरेक्शन ऑफ F21 इन द डायरेक्शन ऑफ R21 हुआ। डायरेक्शन ऑफ फिर से समझाइएगा। देख रहे हैं दोनों का एरो इधर है ना जी, इसका डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ में जा रहा है, उसी के डायरेक्शन। तो दोनों प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा। अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो F1 की डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन। बात समझ गए? चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो चूंकि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है इसलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है, एरो पहले से दिया हुआ है। साफ रहो ये बाहर कर दे। हटिए ना। आगे तो ये केस 1 था। केस 1 समझ में आ गया Yes, sir. कि R21 की डायरेक्शन में होगा जब दोनों प्लस प्लस होगा, चाहे दोनों माइनस माइनस होगा तो इसकी डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन। समझ गए? अब केस सेकंड। सर पहले लिखने दीजिए ना। अरे Q1 सर क्या लिखे हैं? DIG डायरेक्शन ऑफ F21 in the direction of R21 in the direction of R21। बोलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एरो बता रहा है किसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड केस एनालाइज करते हैं। तो सेकंड केस होगा कि व्हेन Q1 और Q2 इज लेस देन 0। Q1 और Q2 जब लेस देन 0 होगा, Q1 और Q2 लेस देन 0 होगा तो यहाँ स्पष्ट है कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तब ये ना लेस देन 0 होगा। Q1 प्लस होगा, Q2 माइनस होगा तो लेस देन 0 होगा। चाहे Q1 प्लस होगा, Q1 माइनस होगा तो भी लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 की स्थिति में क्या होगा? तो लेस देन 0 की स्थिति में ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर ये होगा। ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2। अब देखिए हम लोग जानते हैं अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर जाएगा। क्योंकि प्लस और माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, चाहे एक माइनस दूसरा प्लस, तो एक दूसरे की ओर जाएगा। तो इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नहीं, अब ये डायरेक्शन क्या आएगा? F1 और F12 देख लीजिए, F12 और F21। अब इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन एक दूसरे की ओर जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लेकिन इसका डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर। इसका डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा क्योंकि तो 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है। इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ F1 in the direction of minus R। इसके डायरेक्शन में हो जाएगा नहीं, माइनस हो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस लग जाएगा, इसके माइनस में चला जाएगा। समझ गए? इसके माइनस में चला जाएगा डायरेक्शन। क्योंकि देख रहे हैं अपोजिट है, देख रहे हैं ये इसका डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। F21 की गलती लिखा गया सर, F12
और F2 जाओ उधर F1 ठीक है। तो F1 का डायरेक्शन जो है F1 इसकी डायरेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। देख लिए ना, तो माइनस R21 की डायरेक्शन किधर होगा, माइनस R21। थोड़ा सा हल्ला नहीं कीजिए, जल्दी खत्म करें। माइनस R21 के डायरेक्शन में होगा। अरे ऊपर पैर तक फेंकने की तो गर्मी चलिए नोट तो डायरेक्शन ऑफ F21 इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस R21 की डायरेक्शन। रहने दीजिए सर, रोक दीजिए ना। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन सेकंड मान, जो कॉपी में लिखा हुआ है इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब देखिए, अब जब वेक्टर लीड कर रहा था 1 से 2 की ओर, तो उसके लिए हम लोग कूलॉम फोर्स का जो हम लोग एक्सप्रेशन लिए ये लिखे, समझ गए। अगर वेक्टर 2 से 1 की ओर लीड करेगा तब उसके लिए क्या लिखेंगे, जब 2 से 1 की ओर लीड करेगा, 1 से 2 की ओर लीड कर रहा था, जब 1 से 2 की ओर लीड करेगा तब क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा नाउ when vector leading from 2 से 1 है ना, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की ओर लीड करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा ना। 2 से 1 की ओर लीड कर रहा है, इसके लिए 1 से 2 की ओर लीड कर रहा था, तो ये आ जाएगा 1/4 नॉट Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर R12, ये हो जाएगा इक्वेशन। सर लिखे। हाँ, जब वेक्टर लीड करेगा, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर जब वेक्टर लीड कर रहा है तो इसका एक्सप्रेशन ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब वेक्टर को समान आएगा तो आप लिखें F डायरेक्शन 1 से 1 की ओर लीड कर रहा है, वो था 1 से 2, वो लिखे हैं 1 से 2 की ओर, R21 था, 1 से जब 2 की ओर जाएगा तो 2 बड़ा होगा 1 छोटा। अब 1 से जब 2 की ओर जा रहा है तो 2 बड़ा होगा, इसमें 1 से 2 बड़ा होगा तो इसमें 1 बड़ा होगा, समझ सर एक बात बोलिए, तो R12 का पावर टोटल का है ये स्क्वायर नहीं लिखिएगा, R स्क्वायर फार्मूला में होता है, R स्क्वायर नहीं लिखिएगा। हां सर, फार्मूला में आपका R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर लिखिएगा ना। कितना तो हमका अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सर रुकिए ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F, याद रखिए F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है, F12 इक्वल टू माइनस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये आ जाएगा ना जी। इक्वेशन देखिए ये माइनस था तो देखिए उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस था ना ये R12 माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये इक्वेशन माइनस आ जाएगा ना, आएगा ना जी माइनस, तो ये आ गया F1 इक्वल टू माइनस F1 चाहे F1 इक्वल टू माइनस पांचवा इक्वेशन लाएंगे सर, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है, कूलॉम्स फोर्स जो निकाले हैं, कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर नोटेशन, हम वेक्टर नोटेशन में
जो कूलॉम फोर्स हम लोग निकाले हैं उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस लग गया ना। हाँ, ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाता है। कहने का मतलब कि Coulomb's law is equivalent to the Newton's third law of motion। Coulomb's law जो है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इक्विवेलेंट है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहता है ना। तो उसी तरह से ये भी तो वही बोल रहा है, ये भी तो वही बोल रहा है कि अगर Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो कैमरा बंद करो, उसको हम उस समय से समझे कि कूलॉम फोर्स जो है वो है कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इक्विवेलेंट है। समझ गए? क्या लिखिए Coulomb's law is the equivalent. Coulomb's law is the equivalent to the Newton's third law of motion। है ना? Thus Coulomb's law is the equivalent to the Newton's third law of motion। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी इसमें हम लोग देखे थे कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें भी Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। इसलिए बस Coulomb's law is the equivalent to the Newton's third law of motion के तो वेक्टर नोटेशन ऑफ Coulomb's law से हमको क्या जानकारी मिला? तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको यही मिला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, है ना। यही तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिला कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या है, इक्विवेलेंट। बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट Coulomb's law is equivalent to the Newton's third law of motion है, तो इक्विवेलेंट कैसे होगा तो उसको प्रूव करने के लिए आ सकता है। बात समझे कि नहीं? तो इसके द्वारा हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हां जी, कल क्लास हम लोग बंद है, ठीक है। और गाड़ी वाले वीडियो निकल जाओ।